हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए सब्सक्राइबर की भेजी हुई आप बीती लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इन कहानियों को सुन सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी हमें भेजी है अंगद सिंह जी ने। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जो उन्होंने अपनी ये कहानी हमें भेजी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। घर में बच्चों की गूंजती हुई किलकारियाँ किसे पसंद नहीं। बच्चे के हंसने की आवाज़ ऐसी लगती है मानो इंसान अपने सब दुख तकलीफ़ें छोड़ के बस उसे ही सुनता रहे। मगर क्या हो जब आपको आधी रात में बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दे और आपके घर में कोई बच्चा ही ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के भिलवाड़ा में रहने वाले एक परिवार के साथ। अभय प्रताप सिंह, उम्र 26 साल, जो कि एक व्यापारी थे, अपनी पत्नी गम्या के साथ रहते थे। नया व्यापार शुरू किया था तो जमने में वक्त लगता था। एक दिन अभय काम से लौटा तो देखा गम्या फर्श पे बेहोश पड़ी है। बिना कुछ सोचे उसने गम्या को उठाया और गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है। खुशी की बात है कि वो माँ बनने वाली है और गर्भ 3 महीने का है। अभय थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि व्यापार अभी कच्चा पक्का था और ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। अभय ने डॉक्टर का शुक्रिया किया और गम्या को घर ले आया। घर आके उस रात तो दोनों सो गए, मगर अगले दिन अभय ने गम्या से गंभीरता से बात की बच्चे को लेकर। उसने कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं। गम्या चुप रही। अभय ने कहा कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लाइफ में सेटल ही नहीं हैं, तो बच्चा कैसे पालेंगे। मगर गम्या ने कहा कि वो बच्चा चाहती है। अभय ने गम्या की बात मान ली और चुप रहा। मगर अभय को बच्चा नहीं चाहिए था, तो वो हर पल यही सोचता कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। गर्भ अब 5 महीने का हो गया था। एक दिन अभय ने तरकीब लगाई और जब गम्या छत पर कपड़े सुखाने गई थी तो सीढ़ियों पे पानी गिरा दिया। गम्या सीढ़ियाँ उतरते वक्त फिसल गई और उसका गर्भपात हो गया। गम्या सदमे में रहने लगी। इसी के चलते अभय ने गम्या को अपने मायके भेज दिया ताकि उसका मन थोड़ा बदल जाए और वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। गम्या के जाने के बाद पहले दिन जब रात अभय सोया तो रात करीब 1 बजे उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी नींद टूट गई। उसने कहा कि ये बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ रही है, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। वो उठकर पूरे घर में देखने लगा तो अचानक उसे सीढ़ियों के पास कोई बच्चा बैठा दिखाई दिया। जब उसने वहाँ की लाइट जलाई तो कोई नहीं था। अगले दिन उसे फिर से उसी वक्त रोने की आवाज़ आई। वो फिर से सीढ़ियों के पास गया तो फिर से उसे बच्चा दिखाई दिया जो कि लाइट ऑन करते ही गायब हो गया। अभय अब परेशान हो गया था। अगली रात वो सीढ़ियों की लाइट ऑन करके ही लेट गया और जागता रहा। उस रात 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। करीब 2 बजे जब उसकी आंख लगी तो उसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ कान के पास से आ रही थी। उसने आंखें खोली तो उसके सर को अपनी टांगों के बीच रख के एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका सर पिचका हुआ था। एक आंख बाहर निकली हुई थी, हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और मुंह से खून निकल रहा था। और वो बच्चा कह रहा था, मुझे क्यों मारा पापा। 2 दिन बाद पड़ोसियों की शिकायत करने पर पुलिस आई और घर में जाके देखा तो अभय अपने बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, लालटेन। रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि जब अचानक उसके घर के दरवाजे पे
ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल निकलकर उसके हाथ में आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी और वह नंगे पाँव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। लेकिन दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ साथ वह आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाजे पर धड़धड़ाने की आवाज़ फिर से बढ़ गई। रघु एक बार फिर कांप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पर लगातार धड़धड़ाने की आवाज़ जारी थी। रघु ने कंपकपाते हाथों से दरवाजे की चिटकनी नीचे खिसकाई और धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर एक और हल्की सी झुकी हुई, चेहरा बिल्कुल सपाट। उसकी दाईं आंख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था जो उस लालटेन की रोशनी में और भी भयावह दिख रहा था। वो बूढ़ा लगातार गुस्से भरी नज़रों से रघु को देखे जा रहा था। फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। रघु ने कपकपाते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने एक बार फिर रघु के ऊपर नज़र डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। बूढ़ा बोला, घर पर इतना अंधेरा क्यों है? बूढ़े के इतना पूछते ही वो अंदर से कांप गया और अपने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सच में गहन अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़े की आवाज़ कहीं से भी बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और रघु, वो तो अपने घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर कांप रहा था। उसे याद आया उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने की जहमत तक ना उठाई। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कपकपाते हुए बोला, वो शाम से लाइट नहीं है घर में। रघु ने बोला तो उस बूढ़े ने फिर से उसे घूरकर देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रघु फिर से डर गया। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना। कहता हुआ वो बूढ़ा रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा दिया और मुड़कर वापस चला गया। रघु सकपकाया हुआ उसे ही देख रहा था। उसके जाते ही रघु ने घर का दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस बूढ़े की लालटेन को देखा। अजीब मुसीबत है, न जाने कहाँ से वो बूढ़ा आया और तो और उसे ये वाहियात लालटेन पकड़ाकर चला गया। ऊपर से बोल कर गया कि मैं उसके लालटेन को बुझने ना दूँ। अरे मैं कोई चौकीदार हूँ जो उसके लालटेन की रखवाली करूँगा? सोचते हुए रघु ने खुद ही उसके लालटेन को बुझा दिया और फिर वहाँ पूरे कमरे में गहन अंधेरा पसर गया। तभी उस लालटेन के बुझते ही आवाज़ आई, उसी बूढ़े की आवाज़, कहा था ना लालटेन को बुझने मत देना। और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी, मगर वहाँ रघु नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहाँ गायब हो गया। रघु अब एक राज ही बनकर रह गया। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, लाल कलम। रचना, ज़रा इधर आना। सुन ज़रा, जाकर बाज़ार से ये लाल कलम वाली स्याही ले आएगी। मुझे ना ज़रा बच्चों की कॉपी जांचनी है और मेरी लाल स्याही ख़त्म हो गई। पर माँ जी, लाल स्याही क्यों? मैं ना बाज़ार से दूसरा लाल कलम ही ले आती हूँ। रचना, जो उस घर की काम वाली बाई थी, उसने कहा। अरे ना रचना, मुझे तो बस तू ये लाल कलम वाली स्याही ला दे। मैं ना बस अपनी इसी लाल कलम से ही कॉपी जांचूंगी। ये कलम मुझे हमारी पहली सालगिरह पर दिए थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद इस लाल कलम के ज़रिए ही मैं उनके पास रहती हूँ और वो भी इसी लाल कलम के ज़रिए हमेशा मेरे आसपास रहते हैं।
देख ना रचना, वो अभी इस वक्त मेरे पास है, मेरे सामने ही खड़े हैं। जैसे ही रचना की मालकिन उर्वशी जी बोली, रचना के कान खड़े हो गए। वो अपने अगल बगल कांपती नज़रों से इधर उधर देखने लगी, मगर उस वक्त वहाँ उर्वशी और रचना के सिवा तीसरा कोई नहीं था। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? यहाँ तो आपके और मेरे सिवा तीसरा तो कोई नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रही है? वो यहीं तो है, पलट कर देख, तेरे पीछे ही खड़े हैं। उर्वशी जी के इतना कहते ही रचना ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। वहाँ सच में उन दोनों के सिवा कोई तीसरा था, और अगले ही पल वहाँ रचना की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी, और उर्वशी उसी लाल रंग के खून से बच्चों की कॉपी जांच रही थी। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, पिशाच की अंतिम इच्छा। पिशाच, कई लोग समझते हैं कि पिशाच, भूत, प्रेत ये सब एक ही होते हैं, लेकिन नहीं। भूत वो होते हैं जो असमय काल के गाल में समाने के कारण इस लोक में भटकते रहते हैं। प्रेत एक योनि है जो तब तक झेलनी पड़ती है जब तक आपकी अंतिम क्रिया या कहें कि अंत्येष्टि ढंग से ना हो जाए। और पिशाच वो होते हैं जो अपनी सांसारिक इच्छाओं या कहे कि वो इच्छाएं जो वह जीते जी पूरी नहीं कर पाए, उसी के कारण जानबूझकर इसी संसार में टिके रहना चाहते हैं। गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश का समय और उस पर पूरे गांव की बत्ती गुल थी। तो रात के 12 बजे तक चौपाल सजाए रखने वाले बुजुर्ग भी आज जल्दी ही सो चुके थे। साय साय की आवाज़ के कारण माहौल डरावना हो चुका था। ऊपर से बिजली के कड़कने की आवाज़ वातावरण को और भी खौफजदा बना रही थी। तभी लल्लू हलवाई अपनी खटारा साइकिल पर रोज़ की तरह गांव की तरफ चला आ रहा था। उसे गांव के सब लोग बहादुर लल्लू पुकारते थे, क्योंकि उसने जवानी के दिनों में अपने नकली बहादुरी के किस्से गांव में फैला रखे थे, जिनमें कुछ किस्से असली भूत से कुश्ती लड़ने के भी थे। गांव में एक आदत होती है कि जो भी सर्वप्रथम इस प्रकार के किस्से गढ़ लेता है, उसे ही निडर घोषित कर दिया जाता है, और बाकी सब लोग जो भले ही पीठ पीछे हंसे, उसे गांव का पहलवान घोषित कर देते हैं। लल्लू गांव का पहलवान घोषित था, पर रोज़ रोज़ काम के सिलसिले में जब उसे रात बेरात घर लौटना होता, तो उसके हलक का थूक भी सूख जाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बहादुरी की असलियत क्या थी। आज भी वो पड़ोस के गांव की एक शादी में रसोई पकाने गया था, और मुआ एंड टाइम पर मिठाई खत्म होने के कारण उसे जल्दी जल्दी में मैदे से शक्कर पारे बनाने पड़े थे। आज सारे सब भुक्कड़ ही थे, जो 50 किलो मिठाई चट करने के बाद भी सारे शक्कर पारे भी खा गए। बड़ी मुश्किल से कुछ शक्कर पारे बचाए हैं कि घर जाकर बच्चों को कुछ तो दूंगा, उसने सोचा। लल्लू ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि साइकिल भारी हो गई है। अरे अरे, ये क्या हुआ? लगा जैसे कोई पीछे बैठा है। अब लल्लू को काटो तो खून नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते। हे ईश्वर, आज बचा ले, जिंदगी भर तेरी पूजा करूँगा। लल्लू मन ही मन भगवान को याद करने लगा। आज तो पीपल के पिशाच ने पकड़ ही लिया शायद। घरवाली कितनी बार बोली थी कि रात के समय इस रास्ते से घर मत आना, पर क्या करे, साले भुक्कड़ बारातियों के कारण ही इतनी देर हो गई कि इस छोटे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। लल्लू न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। कभी कभी सोचता हूँ कि ये काम छोड़ ही दूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करूँगा। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ज़मीन होती तो खेती ही कर लेता, पर ज़मीन खरीदने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। वो कहाँ से लाऊंगा? लल्लू मन ही मन सोचे जा रहा था, और इसी उधेड़-बुन में वो उस डर को भूल ही चुका था जो थोड़ी देर पहले उसे डरा रहा था। बस यहीं रोक लो, मुझे उतरना है। पीछे से आवाज़ आई। अचानक लल्लू अपने विचारों से बाहर आया और आवाज़ सुनकर पसीने से नहा गया। हे ईश्वर, ये किसकी आवाज़ थी? उसने सोचा। साइकिल रोक कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। धन्यवाद। फिर एक आवाज़ आई। अब तो लल्लू बिल्कुल नहीं रुका। सर पर पैर रखकर वो साइकिल छोड़कर जो सरपट भागा तो सीधे गांव आकर ही रुका। हाँफते हाँफते उसने ज़ोर से दरवाजे को हाथों से ठोका तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? लल्लू क्या बोलता, उसका तो कंठ ही सूख चुका था। उसकी घरवाली ने दरवाज़ा खोला और लल्लू भड़ाक से अंदर घुसा। अरे क्या हुआ आपको?
आपकी साइकिल कहाँ है? उसकी घरवाली बोली। पूछ मत, आज तो बस जान जाते जाते बची। लल्लू बोला। क्यों, ऐसा क्या हुआ जी? उसकी घरवाली बोली। लल्लू ने सारा किस्सा कह सुनाया, बारातियों से लेकर रास्ते तक की सारी कहानी कह सुनाई। लाओ, शक्करपारे कहाँ रखे हैं, मुझे भी खिलाओ, उसकी घरवाली बोली और उसका झोला तलाशने लगी। हे भगवान, कैसी औरत है, यहाँ आदमी की जान जाते जाते बची और इस औरत को शक्करपारे खाने हैं। हद है, इसमें और उन बारातियों में कोई फ़र्क नहीं है, लल्लू ने सोचा। उसकी बीवी को लगा कि शायद लल्लू मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे झोले में कुछ नहीं मिला और वो घोड़े बेचकर सो गई। पर लल्लू की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था कि आज जो कुछ हुआ वो क्या था, क्या वो सच था या उसकी सोच थी। साथ ही उसे अपनी साइकिल की भी फिक्र हुई। फिर उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर अपनी साइकिल ले आऊँगा, वरना अगर ये बात किसी को पता हुई तो बड़ी जगहसाई होगी कि पहलवान किसी पिशाच से डर कर भाग आया। सुबह मुंह अंधेरे ही लल्लू उठा और साइकिल लेने के लिए निकल गया। बादलों के कारण अभी भी अंधेरा ही था, पर लल्लू के पास बस यही मौका था अपनी इज्जत बचाने का। उसने पहुंचकर देखा कि उसकी साइकिल ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां वो कल रात को गिरा था। उसने डरते डरते साइकिल उठाई, तभी उसको आवाज़ आई, कल रात को मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। कौन है, कौन है, कहकर लल्लू चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर साफ साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारा कल भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, पर तुम तो सरपट भाग गए। वो आवाज़ फिर गूंजी। पर तुम हो कौन? लल्लू ने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं तुम्हारा दोस्त भोला। भोला? वो तो मर चुका था 15-16 साल पहले, लल्लू ने कहा। हाँ, मैं वही हूँ, पर आज मुक्त हो जाऊँगा, क्योंकि कल रात शक्करपारे खिलाकर तुमने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। बस तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए रुका हुआ था। फिर वही आवाज़ गूंजी। उसे याद आया कि भोला की माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उसे ना ढंग के कपड़े देती थी और ना ही ढंग का कुछ खाने को। बेचारा भोला कभी लल्लू और कभी किसी दूसरे दोस्त के यहाँ खा पी लेता था। लल्लू के पिताजी भी हलवाई थे, सो वे अक्सर शादियों से जो मिठाइयाँ लाते थे उन्हें लल्लू अक्सर अपने दोस्त भोला को भी खिलाता था। भोला को सबसे ज़्यादा पसंद शक्करपारे ही थे और कल रात भी तो वो शक्करपारे ही घर ले जा रहा था। लल्लू ने सोचा, एक दिन भोला की सौतेली माँ ने उसे घर से मारकर निकाल दिया, वो भी इसीलिए कि वो भूखा बच्चा अपनी सौतेली माँ से शक्करपारे खाने की जिद कर रहा था। भोला बेचारा रोता रोता आकर इसी पेड़ के नीचे सो गया और मार या फिर ठंड के असर से वो बेचारा सुबह वहीं मृत पाया गया था। लल्लू के मन से डर अब निकल चुका था। उसने पूछा, भोला, तुम सिर्फ शक्करपारे खाने के लिए ही इतने साल रुके हुए थे? कभी कभी आपकी अंतिम इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो हमें इसी संसार में अटका कर रखती है। खासकर अगर कोई बच्चा अपनी अंतिम इच्छा लिए इस संसार से विदा हो जाता है, तो वो इच्छा एक जिद बनकर हमेशा उसे इसी संसार में अटका कर रखती है। फिर मैं यही इंतज़ार करता रहता कि कभी तो कोई मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। कई मुसाफिरों से कहा, पर वे सब डर कर भाग जाते थे और अंत में सभी ने इस रास्ते को ही भूतिया घोषित कर दिया, तो लोगों ने यहाँ से निकलना भी बंद कर दिया। मुझे पीपल वाला पिशाच घोषित कर दिया गया। यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी आत्मा इसी पेड़ से बंधी हुई थी। फिर कल तुम यहाँ से निकले और किस्मत की बात थी कि तुम्हारे पास शक्करपारे भी थे, भोला की आत्मा बोली। चलो, अब मैं चलता हूँ दोस्त, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम्हें ये छोटा मोटा काम भी नहीं करना पड़ेगा। कोई अच्छी ज़मीन लेकर उस पर खेती करना। मैं चलता हूँ। लल्लू उससे पूछता कि कैसे, उससे पहले ही वो आवाज़ बंद हो गई। लल्लू ने 2-3 बार उसे पुकारा, पर वो जा चुका था। घर लौटते समय लल्लू ने सोचा कि भोला ऐसे क्यों बोल रहा था कि अब तुम खेती करना, ज़मीन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। सोचते सोचते वो घर पहुँच गया। जैसे ही घर में घुसा, उसकी बीवी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों जी, तुम ये सोने के शक्करपारे कहाँ से लाए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? क्या बकती है, सोने के शक्करपारे? हाँ जी, आज जब तुम्हारा झोला धोने लगी तो मैंने सोचा कि उसे उल्टा कर झटक लूँ, कहीं कोई चीज़ ना रह जाए। जैसे ही उल्टा किया
उसमें से ये एक के बाद एक 4 सोने के शक्करपारे गिरे। मैं तो तभी से बस उन्हीं को देख रही हूँ। लल्लू दौड़ता हुआ अंदर गया तो उसे भी देखकर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सच में? उसने उन्हें रगड़ कर देखा तो सचमुच वो सोने के ही थे। लल्लू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन पीपल वाले पिशाच यानी अपने दोस्त भोला का धन्यवाद किया और अपनी बीवी को गले लगा लिया। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ कुछ नई और डरावनी कहानियों को लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।